हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो कोलबर्ग द्वारा दी गई है, यानी कि कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। टॉपिक के नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोलबर्ग एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें इनकी थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, और ये जीन पियाजे से प्रभावित थे, इंस्पायर्ड थे। तो सबसे पहले जानेंगे मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, नैतिक विकास के बारे में कि मॉरलिटी क्या होता है, मॉरल रीजनिंग क्या होता है। तो मॉरलिटी, मॉरल रीजनिंग क्या है? सही और गलत के बीच में चुनाव करना। और सही और गलत के बीच में चुनाव किस बेसिस पर करते हैं? हम कॉग्निटिव मैच्योरिटी के बेसिस पर करते हैं। जितना हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? सही और गलत का चुनाव करते हैं। जैसे कि अगर एक छोटे बच्चे से पूछा जाए कि सही और गलत का चुनाव वो किस बेसिस पर करेगा, तो जो उसके पेरेंट्स ने उसे सही बताया है या फिर जिसको करने पर उसे पनिशमेंट ना मिले, उसे सज़ा ना मिले, वो चीज़ उसके लिए सही है और बाकी चीज़ें उसके लिए गलत है। लेकिन जब बच्चे के अंदर कॉग्निटिव मैच्योरिटी आ जाती है तो उसके सही और गलत का चुनाव किसी और बेसिस पर होता है। जैसे जैसे चाइल्ड में, मनुष्य में कॉग्निटिव मैच्योरिटी आती है, उसके संज्ञान का विकास होता है, उसी बेसिस पर उसमें क्या आती है? मॉरलिटी आती है, मॉरल रीजनिंग। मॉरल रीजनिंग का क्या मतलब है कि जो सही और गलत का चुनाव किया जा रहा है उसके पीछे तर्क क्या दे रहा है, उसकी वजह क्या है। तो फिर से यही एग्जाम्पल, अगर एक छोटे बच्चे से पूछा जाए कि आपने ये काम क्यों किया है, तो वो यही कहेगा कि उसके मम्मी पापा ने उसे ऐसा करना सिखाया है या फिर ये करने पर उसे सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये उसकी मॉरल रीजनिंग है। लेकिन अगर किसी बड़े बच्चे से या फिर किसी एडल्ट से पूछा जाए किसी काम को करने की वजह, तो वो उसके पीछे एक प्रॉपर अपना रीज़न देंगे। तो वो क्या है? उनकी मॉरल रीजनिंग है, उनकी मैच्योरिटी के बेसिस पर, संज्ञानात्मक विकास के बेसिस पर। ये है मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल रीजनिंग, जिसमें क्या होता है? सही और गलत का चुनाव होता है कॉग्निटिव मैच्योरिटी के बेसिस पर। फिर बात करते हैं डिलेमा की, यानी कि दुविधा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। तो हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में हमें ऐसी बहुत सारी दुविधाएं देखने को मिलती हैं जब हमें दो सिचुएशंस में से या फिर दो ऑप्शन में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। और ये चुनाव क्या बताता है? हमारी मॉरलिटी के बारे में बताता है, हमारे नैतिक विकास के बारे में बताता है। जैसे कि इस पिक्चर में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी व्यक्ति का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है जो आप देखते हैं, और उसी टाइम आप कहाँ जा रहे होते हैं? किसी एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं या फिर कोई इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं। तो आप उस समय क्या करोगे? क्या आप उस व्यक्ति की जान बचाओगे या फिर आप उसको इग्नोर करके अपने इंटरव्यू देने या फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे? तो ये चीज़ क्या है? ये डिलेमा है। आप दोनों ऑप्शन को चूज़ नहीं कर सकते, दोनों में से एक ही आपको चूज़ करना है। और ये जो आप चूज़ करोगे ये किस बेसिस पर करोगे? मॉरलिटी के बेसिस पर करोगे, अपनी नैतिकता के बेसिस पर करोगे, अपने संज्ञानात्मक विकास के बेसिस पर करोगे। जो भी आपका संज्ञानात्मक विकास होगा, जिस स्टेज पर, जिस लेवल पर आप होगे, उसी के अनुसार आप यहाँ पर चुनाव करोगे। तो कोलबर्ग ने ऐसे ही डिलेमा की बात की है, ऐसी ही दुविधाओं की बात की है, और उन्होंने कुछ बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ बच्चों को इसी तरह के डिलेमा, इसी तरह की दुविधाओं के बारे में बताया था और उनसे इसके जवाब मांगे थे कि उन्होंने किस ऑप्शन को चूज़ किया। तो उन्हीं में से एक डिलेमा है हाइंस डिलेमा, जिसकी बात कोलबर्ग की थ्योरी में की गई है। तो हाइंस डिलेमा की स्टोरी समझेंगे। हाइंस एक व्यक्ति है जिसकी वाइफ को एक डेडली डिसीज़ हो जाती है, यानी कि एक भयंकर बीमारी हो जाती है, और डॉक्टर हाइंस से कहते हैं कि आपको एक दवाई लेकर आनी है, और वो दवाई आसपास किसी भी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल नहीं थी। केवल एक ही मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल थी, और वो मेडिकल स्टोर वाला उस दवाई को 10 गुना दामों पर बेचता है। हाइंस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 10 गुना दामों पर उस दवाई को खरीद सके। अब हाइंस के पास यहाँ पर क्या है? दो ऑप्शन है, या तो वो दवाई को चोरी कर ले या फिर अपनी वाइफ को मरने दे। तो ये क्या है? डिलेमा है। हाइंस क्या करेगा इस सिचुएशन में? वाइफ को मरने देगा या फिर वो दवाई चोरी कर लेगा?
तो इसी तरीके के डिलेमा कोलबर्ग द्वारा बच्चे को दिए गए और फिर बच्चों ने उसके पीछे अपनी मॉरल रीजनिंग बताई और उसी बेसिस पर यहाँ पर कोलबर्ग ने हमें 3 लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दिए। कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल्स की बात कही, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। जन्म से लेकर 10 वर्ष तक हम मानते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, 10 से लेकर 13 या 14 साल तक कन्वेंशनल लेवल और 14 साल के बाद होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं, यानी कि लेवल 1 में 2 स्टेजेस, लेवल 2 में भी 2 स्टेजेस और लेवल 3 में भी 2 स्टेजेस हैं। तो कुल मिलाकर 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल हैं जिनकी बात कोलबर्ग द्वारा की गई है। एक एक करके इन सभी स्टेजेस के बारे में समझेंगे। तो लेवल 1 में 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 का नाम है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी कि आज्ञाकारिता और दंड। इस स्टेज में क्या होगा, बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए सही और गलत का चुनाव करेगा। बच्चा केवल वही काम करेगा जिससे कि उसको पनिशमेंट ना मिले। उसके पेरेंट्स उसको जिस काम को करने के लिए पनिशमेंट देंगे, उसके टीचर्स उसको जिस काम को करने के लिए पनिशमेंट देंगे, वो उस काम को नहीं करेगा। फिर इस स्टेज में बच्चे के लिए गलत वही है जिस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलती है और सही वो है जिसके लिए पनिशमेंट ना मिले। तो यहाँ पर अगर बच्चों से हाइंस डिलेमा के बारे में पूछा जाए तो बच्चे क्या कहेंगे कि हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना गलत बात है, चोरी करने पर सज़ा मिलती है। स्टेज 2 में अगर हम बात करें मॉरल डेवलपमेंट की, तो स्टेज 2 में होता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी कि व्यक्तिवाद और विनियम। इस स्टेज को क्या कहेंगे, टिट फॉर टैट। जैसे कि आपने देखा होगा, एक बच्चे ने क्लास में किसी दूसरे बच्चे की नोटबुक फाड़ दी, तो उस बच्चे ने क्या कर दिया, उसका पेन तोड़ दिया या फिर उसका टिफ़िन गिरा दिया। तो उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस बच्चे ने भी उसके साथ वैसा ही किया था। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, बदले की भावना होती है, टिट फॉर टैट वाली स्टेज, इसलिए हम स्टेज 2 को कहते हैं। अगर आप बच्चे को कोई काम बताएंगे तो वो उसी काम को करेगा जब उसका फ़ायदा होगा। तो वो पूछेगा इस काम को करने के बदले मुझे क्या मिलेगा। जैसे कि मम्मी कहती हैं कि तुम बाज़ार से मेरा ये सामान ले आओ, फिर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी या मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तो इस कंडीशन में बच्चा उस काम को कर लेगा। तो अगर बच्चे को कुछ काम को करने पर या किसी ऑप्शन को चुनने पर उसको कुछ मिलेगा तो वो वही काम करेगा और इसी बेसिस पर इस स्टेज में बच्चे सही और गलत का चुनाव करते हैं। इस बेसिस पर ही उनकी मॉरलिटी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे लेवल 2 की, यानी कि कन्वेंशनल परंपरागत स्तर। तो इसमें है स्टेज 3 इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि पारस्परिक संबंध। जो चाइल्ड होगा वो यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कोई भी काम करेगा। वो कोई भी ऐसा काम करेगा जिससे कि उसकी तारीफ हो, जिसमें वो एक गुड बॉय या गुड गर्ल बने। तो चाइल्ड ये सोचेगा कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मम्मी मेरी तारीफ करेगी। यहाँ पे चाइल्ड ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे कि वो गुड बॉय या गुड गर्ल ना कहलाए, जिसमें कि उसकी तारीफ ना हो। तो इस तरह से स्टेज 3 में गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन पर मॉरलिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है स्टेज 4, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण। हमें यहाँ पर नाम से ही समझ आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दिया जाएगा। जो भी समाज के रूल हैं, समाज के नियम हैं, उन पर ध्यान दिया जाता है इस स्टेज में। चाइल्ड क्या करेगा, कोई भी रूल तोड़ने से बचेगा, क्योंकि उनको क्या लगेगा कि अगर हम रूल तोड़ेंगे तो इससे तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। एक बच्चा है, वो अपने फादर के साथ कार में कहीं जा रहा है और उसके फादर क्या करते हैं, रेड लाइट तोड़ देते हैं, सिग्नल तोड़ देते हैं। तो ऐसे में वो अपने फादर से क्या कहेगा कि रेड लाइट नहीं तोड़नी चाहिए, ये क्या है, रूल है, हमें रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। इससे क्या होगा, अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। रूल तोड़ना गलत बात। तो यहाँ पर बच्चे कुछ भी करेंगे लेकिन रूल्स नहीं तोड़ेंगे, रूल्स के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर हाइंस डिलेमा के बारे में स्टेज के बच्चों से पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने से क्या होगा, रूल ब्रेक होगा। चोरी करना एक नियम नहीं है, नियमों के खिलाफ है। नेक्स्ट बात करेंगे लेवल 3 की, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें आता है स्टेज 5 और स्टेज 6। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। यहाँ पर इस लेवल पर जो मॉरलिटी होगी वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगी। अभी तक हमने जो 2 लेवल में 4 स्टेजेस में जो मॉरलिटी देखी है वो कहीं ना कहीं समाज से प्रभावित है, समाज के लिए है, पेरेंट्स के डर की वजह से है।
लेकिन यहाँ पर इस लेवल पर जो मॉरलिटी है वो इंडिविजुअल के लिए है, व्यक्ति के लिए है, किसी समाज को ध्यान में रखकर नहीं है। लेवल पर सही मायने में क्या होगी, मॉरलिटी विकसित होगी, नैतिक विकास होगा। तो स्टेज 5 में क्या माना जाता है कि जो नियम हैं वो बदले जा सकते हैं, क्योंकि वो जो नियम बनाए गए हैं वो लोगों के लिए ही बनाए गए हैं और लोगों की भलाई के लिए उन्हें बदला भी जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो समाज बना है वो लोगों से बना है, लोगों के लिए बना है। तो जो नियम बने हैं वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल हैं, उन्हें लोगों की सुविधाओं के अनुसार, लोगों की ज़रूरतों के अनुसार बदला जा सकता है। हाइंस डिलेमा के बारे में यहाँ पर पूछा जाए तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्सेज मिलेंगे कि हाइंस को चोरी कर लेनी चाहिए दवाई, क्योंकि इससे क्या होगा, उसकी वाइफ की जान बच जाएगी। क्योंकि यहाँ पर इस तरह नैतिक विकास हो जाता है कि अब समझ आने लगता है कि जो रूल्स बने हैं वो लोगों के लिए ही बने हैं और लोगों के लिए उन्हें बदला जा सकता है। नेक्स्ट है स्टेज 6 यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ये हाईएस्ट स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट की, नैतिक विकास की, और इस स्टेज तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। बहुत ही कम लोगों का इस स्तर तक नैतिक विकास हो पाता है। इस स्टेज में क्या होता है कि दूसरे की जान बचाने के लिए या लोगों की जान बचाने के लिए व्यक्ति अपनी जान को जोखिम में भी डाल सकता है। अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाना, तो यहाँ पर भगत सिंह का एग्जाम्पल लिया जा सकता है, सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। ऐसे बहुत से नेशनल लीडर्स हैं जिनका एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, शहीद हो गए। यहाँ पर नियमों की परवाह नहीं की जाती, रूल्स की परवाह नहीं की जाती। जान को बचाने के लिए या फिर किसी के लिए वो रूल्स भी ब्रेक कर सकते हैं, अपनी जान को जोखिम में भी डाल सकते हैं। इस तरह 3 लेवल पर 6 स्टेजेस में हमने क्या देखा, मॉरल डेवलपमेंट को देखा, डेवलपमेंट थ्योरी को जाना जो कोलबर्ग द्वारा दी गई है। तो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है, इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी है। कहा गया है कि ये जो थ्योरी है वो हर कल्चर में, हर संस्कृति में, हर समाज में एप्लीकेबल नहीं है और ये एक जेंडर बायस थ्योरी है। यहाँ पर सिर्फ मेल ओपिनियन लिए गए हैं, फीमेल ओपिनियन नहीं लिए गए। कैरल गिलिगन ने ऐसा माना है कि जो फीमेल्स में मॉरलिटी अलग होती है मेल्स से, फीमेल्स इमोशनली ज़्यादा सोचती हैं। तो इस तरह इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली गई हैं, कल्पनात्मक सिचुएशन ली गई है, रियल लाइफ सिचुएशन, प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं ली गई। तो इस बेसिस पे कोलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं।